बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन हो रही थी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 के ऊपर विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ लिया था। चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इन दोनों के एमसीक्यूज उनके रिस्पेक्टिव पीडीएफ में अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कीज भी मौजूद है उसके अंदर। बाकी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज किए हो गए, कोई इशू तो राइज नहीं हुआ। इशू आया करे तो वहीं के वहीं पूछ लिया करें, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। कोई इशू आया करे वहीं के वहीं टेक्स्ट कर दिया करें। एमसीक्यू से ये होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे, बाकी ड्राफ्टिंग हमारी टेक्स्ट के थ्रू अच्छी होती रहेगी। अगेन, ब्लॉकचेन। अब हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं ब्लॉकचेन एंड फिनटेक के ऊपर। तो ब्लॉकचेन क्या था, हमने पढ़ा था। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या था? क्लास से पहले तो इतनी टर 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 आवाजें निकल रही थी सबकी, क्लास शुरू होते ही सब गायब। जी, ब्लॉकचेन क्या था? सही है, क्यों, किस मकसद से? डेटा स्टोरेज के लिए। क्या फायदा होगा? और और सही है, सही बताना सब। बिल्कुल। और एक खास बात, जो ब्लॉकचेन आया, एक खास बात, लिंक होते हैं, लेकिन वो क्या है जो ब्लॉकचेन की खासियत है? डिसेंट्रलाइज भी सही बता रहे हैं आप लोग, सिक्योर भी होते हैं, लेकिन वो क्या है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन है? एक चीज एक जगह पर होती है, मुख्तलिफ जगह पर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या है? टूटा हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या है? एक चीज मुख्तलिफ जगह पर मौजूद है, मुख्तलिफ जगह पर कॉपी हुई भी है। तो इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होता है कि अगर एक जगह से डेटा खत्म हो गया, खराब हो जाए, चेंजिंग करना चाहे कोई बंदा फॉर एवर एनी रीजन, तो क्या वो चेंजिंग हो सकती है? ये ब्लॉकचेन की सबसे खास बात है। सिक्योर तो मैं कहीं और भी कर लूँ। डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज इज जस्ट दैट कि आपने उस डेटा को मुख्तलिफ जगह पर कॉपी कर दिया, ताकि अगर एक जगह पर चेंजिंग आए तो बाकी के ब्लॉक्स उसे वेरीफाई करेंगे, बोलेंगे नहीं ये चेंजिंग एक्सेप्टेबल नहीं। तो हमने क्या सीखा था, अगर ब्लॉकचेन में चेंजिंग करनी है तो अल्टीमेटली आपको 51% ब्लॉकचेन के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, तो आप उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। What is blockchain? Blockchain is a decentralized distributed ledger technology. यहाँ पर एक अहम बात सुनिएगा। ब्लॉकचेन क्या है आप लोग समझ चुके कॉन्सेप्चुअली। यहाँ पर इसको पढ़ाने का मकसद क्या है? वो कीवर्ड्स जो आपने अपने एग्जाम में इस्तेमाल करने हैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ब्लॉकचेन के सवाल में या किसी भी और सवाल में आप लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी सारे कीवर्ड्स तो आप बार बार सुन सुन के एज कंप्यूटिंग और ये सारी बातें आप फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में कुछ ऐसे अल्फाज हो रहे हैं यूज जिनसे आप इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं हैं। तो इन अल्फाज पे जरा गौर कीजिए। Blockchain is a decentralized distributed ledger technology that records and verifies transactions across a network of computer in a secure, transparent and immutable manner। यही तो है जो ब्लॉकचेन के आगे जाकर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? के सिक्योर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या होता है जो नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हैं? मैनेज बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ब्लॉकचेन ऑपरेट्स ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क, या इसको आप पर्सन टू पर्सन नेटवर्क भी कह सकते हैं। सही है? आप इसको पर्सन टू पर्सन नेटवर्क भी कह सकते हैं। वेयर ईच पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट को यहां पर एक नाम दिया गया है, वो क्या है? नोड। मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ द लेजर। हर पार्टिसिपेंट के पास उसकी अपनी एक कॉपी मौजूद होती है, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे उस पार्टिसिपेंट को? नोड। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंटरमीडियरीज। तो बिटकॉइन को ट्रांसफर करने के लिए किसी एक सेंट्रल बैंक की जरूरत, ना किसी हबीब बैंक की, ना यूबीएल बैंक की, ना मीजान बैंक की, सच एज बैंक्स और क्लियरिंग हाउसेस, while increasing trust and transparency।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको वो चीज ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन उस नेटवर्क के अंदर जब वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी तो उसमें जो ब्लॉक ऐड होगा वो पहले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा और फिर ऐड कर रहा होगा। Blockchain technology ensures that once data is recorded, it cannot be modified without the approval of most of the network. जब तक मेजॉरिटी नेटवर्क इस बात पर एग्री नहीं हो जाएगा, विच इज 51%, तब तक ये काम नहीं हो सकता। Thus creating an immutable record of transactions. यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? Immutable record of transactions. ट्रेडिशनल डेटाबेस से मुराद क्या है? अ सिंगल नोटबुक कीप्ड बाय वन टीचर, इफ द टीचर लूजेस इट और चेंजेस ग्रेड्स नो वन नोस, किसी को पता नहीं चलेगा। ब्लॉकचेन क्या है? अ शेयर्ड नोटबुक वेयर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज एन identical copy. If one student tries to change a grade, everyone else copy will show the original. अगर किसी एक बंदे ने चेंज करने की कोशिश करी तो क्या इसको चेंज करने की वजह से पूरे का पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क तबाह हो जाएगा? नहीं होगा। डेटा ऑन द ब्लॉकचेन रिमेन्स सिक्योर, tamper proof and transparent due to its unique architecture and a combination of cryptographic and procedural controls. Each piece of data is stored in a block and linked to the previous block using cryptographic hashes. नीचे आपको ये बताएगा सब डायग्राम के थ्रू। Creating a chain that cannot be altered without changing every subsequent block. An almost impossible task without majority control of the network. Consensus mechanism such as proof of work और proof of stake, ये दो तरीके हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है बिटकॉइन के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर। Ensure that only valid transactions are approved and added by the network. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इरादा किया कि मैं इनके अकाउंट में 100 बिटकॉइन ट्रांसफर करूँ इंशाल्लाह, सही है, 100 बिटकॉइन ट्रांसफर करूँ, 100 बिटकॉइन होने भी तो चाहिए, सही है। कितने बनते 100 बिटकॉइन? कोई 50 करोड़ के, कितने का है? $67,000 का है। 1 लाख, $1 लाख का एक बिटकॉइन। पाकिस्तानी कितने बने? 0 0 लगाते, 0 0 आते रहेंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते सर। तो बताने का मकसद ये कि अगर मैंने 100 बिटकॉइन को ट्रांसफर करने की कोशिश करी और मेरे बैग पे पीछे वो बोले 0.000000001 बिटकॉइन है, तो क्या वो 100 बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन अप्रूव करेगा? नहीं करेगा। इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांजैक्शंस जो कि वैलिड होंगी उन्हीं को अप्रूव करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। Protecting against fraud or malicious activity, decentralization further enhances security by distributing copies of the blockchain across numerous independent nodes. Nodes अभी बताया किसे कहते हैं हम लोग? पार्टिसिपेंट या पर्सन, जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको वेरीफाई करने के लिए। Eliminating single point of failure. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर खत्म हो गया। अगर किसी एक के पास से डेटा लॉस्ट तो क्या खत्म? अगर किसी एक के पास से डेटा लॉस्ट हुआ तो क्या ब्लॉकचेन खत्म? नहीं सर, कॉपीज मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं। एंड मेकिंग अनऑथराइज्ड चेंजेस हाईली डिटेक्टेबल, कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं कर सकता। अब इसको डायग्राम से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कैसे एक ब्लॉकचेन के अंदर चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, तो वो ट्रांजेक्शन क्या करती है? एक अलग ब्लॉक क्रिएट करती है और उस ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ डेटा आ रहा होता है, बहुत सारा डेटा आ रहा होता है। आपके लिए रेलेवेंट डेटा क्या है? इसके अंदर ये जो हैश इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। चेन किस तरह बनेगी? एक चीज पिछले वाली से कनेक्ट होगी, लिंक होगी। तो जब ब्लॉक 2 क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली इसको क्या होना है? पीछे वाले से कनेक्ट होना है, लिंक होना है। तो किस तरीके से? प्रीवियस हैश के थ्रू। ये अपने पास हैश क्रिएट करेगा प्रीवियस वाला और एक न्यू हैश क्रिएट कर लेगा। इसकी बुनियाद पर इसके अंदर ही कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके एक नया हैश क्रिएट कर लेगा। ऐसे ही जब तीसरी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके अंदर ये वाला हैश क्या बन जाएगा? प्रीवियस हैश बन जाएगा और एक नया हैश कैलकुलेट हो जाएगा। इन केस अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई चेंजिंग करने की कोशिश की तो इस सूरत में इसका हैश बदल जाएगा। अगर इसका हैश बदला
प्रीवियस हैश बदल जाएगा और फिर ये इस ब्लॉक में वेरीफाई नहीं हो सकेगा। इसी वजह से इम्यूटेबल लेजर कहा गया कि अगर आप चेंजिंग करोगे तो अल्टीमेटली ये जो लिंकिंग बनी हुई है ना प्रीवियस हैश के साथ, वो प्रीवियस हैश की लिंकिंग टूट जाएगी। अब ब्लॉकचेन का एक स्ट्रक्चर समझने के बाद हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के की कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ब्लॉकचेन कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस की सारी लिस्ट आ रही होती है। ईच ब्लॉक हैज टू पार्ट्स, अ ब्लॉक हेडर एंड अ ब्लॉक बॉडी। इसके अंदर दो चीजें आ रही होती है, एक ब्लॉक हेडर और एक ब्लॉक ब्लॉक बॉडी। जरा समझिएगा, ब्लॉक हेडर क्या है? उसमें ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, एक अल्फाज लिखा हुआ है, क्या है? मतलब क्या है ये? क्या है ब्लॉक हेडर? डेटा का डेटा। क्या मतलब? क्या मतलब? ये क्या है इतना सब कुछ? क्या ये ट्रांजैक्शन के हवाले से कुछ बता रहा है आपको कि इस ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है? ये बता रहा है कुछ? इसमें ये थोड़ी बता रहा है कि ट्रांजैक्शन के हवाले से क्या है। वो तो ये बता रहा है कि इस ब्लॉक के बारे में बता रहा है। तो डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। तो ये जो हैश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये कहां पर स्टोर होती है? ब्लॉक हेडर के अंदर। एंड इसके अलावा इसका एक हिस्सा होता है ब्लॉक बॉडी, जिसके अंदर क्या स्टोर होती है? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड data. The block header includes important information such as hash of the current block, hash of the previous block, time stamp transaction कब हो रही है, and the nonce used in mining. The body contains a list of verified transactions. इसके अंदर कौन कौन सी transactions involve हो रही हैं, ये आपको कौन बताता है? ब्लॉक की। मैंने यहाँ पर दो बातें करी। मैं ब्लॉक के बारे में आपको बता रहा था, ब्लॉक के अंदर दो हिस्से हैं। नंबर वन, ब्लॉक का हेडर और ब्लॉक की बॉडी। हेडर में क्या आएगा? मेटा डेटा, आसान लफ्जों में। अगर कोई पूछता है ब्लॉक डेटा के अंदर ब्लॉक के हेडर में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे मेटा डेटा। बोलेगा यार ये क्या बात कर रहे हो, सीधी सीधी तरह बताओ। आप बोलेंगे उस ब्लॉक से रिलेटेड जितना भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल उसका हैश, उससे प्रीवियस वाले का हैश, टाइम स्टैम्प के वो ब्लॉक कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, वॉट एवर, ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास एक पोर्शन है विच इज ब्लॉक बॉडी। उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि ब्लॉक कब बना, किसने बनाया, या हैश क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा, किसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही है। Think of block as a pages in a notebook. Each page block contains list of transactions and reference to the previous page, making it impossible to remove or change a page without breaking the sequence. Example: a block on the Bitcoin blockchain might contain 1000 Bitcoin transfers detailing the sender, recipient, amount and other relevant इंफॉर्मेशन। तो एक ब्लॉक के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आप डिसाइड कर लिया आपने कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्लॉक की बॉडी में आएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन ब्लॉक के हेडर में आ रही होगी। अगली चीज, हैशिंग। व्हाट इज हैशिंग? ये जो अभी हमने ऊपर हैशेस देखे उनके बारे में बात करेंगे। Hashing is a cryptographic technique that converts data into a fixed size string of characters, which is a unique digital fingerprint of the data. Importantly, hashing does not alter or modify the original data itself. Instead, it produces a corresponding hash value that can be used for verification and comparison. मुझे एक बात बताइएगा कि उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है, क्या मैं ऐसे ही, क्योंकि हमने एक बात समझी कि ब्लॉकचेन तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब सारा डेटा लीक कर दूं, कॉन्फिडेंशियल डेटा सबको दिखा दूं? नहीं। अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस भी रखना है, कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। तो इस सूरत में पता है मैं क्या करता हूँ? मैं उस डेटा को कन्वर्ट कर देता हूँ हैश के अंदर। इस चीज को हमने कहीं और भी पढ़ा था, encryption. So hashing is another name of encryption. Hashing is specifically used in blockchain network. जहां पर मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा को एक तरह से encrypt कर दिया। इसको यहां पर क्या कहा जाता है? हैशिंग। One of the defining
features of hashing is that even the slightest change in the input data results in a completely different hash value. तो अगर किसी ने डेटा में तब्दीली की तो हैश वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी. This property enables hashing to play a crucial role in verifying data integrity. थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि अगर कोई बंदा डेटा में चेंजिंग करेगा तो हैश में तब्दीली हो जाएगी. हैश में तब्दीली हो गई तो प्रीवियस और सारे हैशेस की चेन टूट जाएगी. तो आपका सवाल अब बनता है कि सर वो हैश में तब्दीली कैसे होगी? डेटा चेंज होगा, अल्टीमेटली हैश भी चेंज हो जाएगा. तो उस डेटा के अंदर माइनर सी तब्दीली पूरे के पूरे हैश को बदल के रख देगी. तो हैशेस डिपेंड कर रहे होते हैं वो जो ऊपर आपने डेटा इनपुट किया है ना ब्लॉक बॉडी के अंदर, उसी की बुनियाद पर एक हैश क्रिएट हो रहा होता है और वो हैश रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस डेटा को. क्लियर है? Hashing is foundational to blockchain technology where each block contains hash of its data and the hash of the previous block. This linking of hashes ensures that if someone attempts to alter the contents of any block, the hash would change. The breaking and signaling tampering. तो अगर किसी ने डेटा में तब्दीली की तो अल्टीमेटली हैश तब्दील होगा और अगर हैश चेंज हो गया तो चेन टूट जाएगी और यहीं से सिग्नल क्रिएट होगा कि कोई इस ब्लॉकचेन के अंदर टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहा है. However, the original blockchain remains unaltered unless consensus mechanism agree to update. जब तक वो जो ऊपर दो आपने तरीके पढ़े ना प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू काम करके आप तरीके से तमीज से ट्रांजैक्शन नहीं करते तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, which is extremely difficult in practice. Hashing is like a unique fingerprint for data, just as no two people have the same fingerprint. No two sets of data produce the same hash. If you change even one letter in a document, the hash changes completely. If someone attempts to alter the transaction in a block, the hash of the block changes, which in turn breaks the link to the next block in the chain. जो बात मैंने अभी आपको उर्दू में बताई वो इंग्लिश में बता रहा है नीचे. Because each block relies on the previous block's hash. This disruption invalidates the entire subsequent chain. However, due to the blockchain's design, where altering a block would require gaining control of the majority of the network. मतलब अगर आपको वाकई ब्लॉकचेन का नेटवर्क तोड़ना है तो आपको क्या चाहिए? 51% का कंट्रोल एंड recalculating all subsequent hashes. तो मुझे जरा समझाइएगा एक बात कि अगर मुझे इस चीज को तब्दील करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर अगला पिछला हैश चेंज करना पड़ेगा, यही है ना? तो अगर मैं किसी एक ब्लॉक को चेंज करूंगा आगे वाला इंटरप्ट हो जाएगा, मैं आगे वाले को चेंज करूंगा उसके आगे वाले सबको चेंज करता जाऊंगा. जैसे ही मैं 51% को चेंज कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगी. It is practically impossible to modify a transaction once it has been confirmed, making transactions effectively irreversible and blockchain tamper proof. लेकिन ये जो बात हमने इतनी आसानी से कह दी 51% का कंट्रोल ले लो और कर दो, ये प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है. तीसरी चीज कंसेंसस मैकेनिज्म. अभी जो आप बात करी आपने प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक की, क्या होता है? Consensus mechanisms are protocols that help the network agree on the state of the blockchain. Consensus ensures that all the nodes in the network have the same copy of the ledger, preventing fraudulent transactions or alterations. तो जो थोड़ी देर पहले मैं इनको 100 बिटकॉइन भेज रहा था और अचानक से उसने कहा कि आपके पास 100 बिटकॉइन है ही नहीं, तो ये 100 बिटकॉइन नहीं है उसको कैसे पता चला? इस कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू. होता क्या है, आपने अगर कहीं पर बिटकॉइन का नाम सुना हो तो आपने शायद उसके साथ माइनिंग का नाम सुना हो, माइनर्स का नाम सुना हो. तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये लोग बेसिकली यही प्रूफ ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म. इनका काम क्या होता है? इनका काम उस ट्रांजैक्शन को, उस बिटकॉइन की स्टेट को वेरीफाई करना होता है कि क्या मुनीब के पास वाकई 100 बिटकॉइन है भी या नहीं. उसको वेरीफाई करने के लिए उनको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो ये फाइनल कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज एग्जिस्ट करती है. लेकिन वो कैलकुलेशन इंसान नहीं कर सकता, वो
कंप्यूटर्स करेंगे, और कंप्यूटर्स भी कोई आम कंप्यूटर्स नहीं, सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए। तभी माइनिंग जहां पर होती है वो जगहें बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा डेटा प्रोसेस हो रहा होगा, जितनी मुश्किल कैलकुलेशंस हो रही होंगी, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, और अल्टीमेटली आपको इन जगहों, इन चीजों को ठंडी जगहों पर रखना पड़ेगा। Consensus is like a group of voting system where everyone must agree on what transactions are valid before they are recorded. If someone tries to cheat, the group rejects. अगर कोई बंदा गलत ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली ग्रुप उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि नोड्स। नोड्स कौन होते हैं सर? वो इंडिविजुअल्स या कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन लेजर एंड हेल्प प्रोपेगेट द ट्रांजैक्शन। वो लोग जो बेसिकली अपने पास उन चीजों का एक्सेस लेकर बैठे हुए, अपने पास कॉपीज बनाकर बैठे हुए, वो क्या कहलाते हैं? नोड्स। माइनर्स, सर इतने सारे नोड्स में से कुछ स्पेशल नोड्स होंगे, कुछ खास नोड्स होंगे that compete to solve complex mathematical puzzle to validate transactions and add new blocks। इन्हीं नोड्स में से कुछ ऐसे नोड्स होंगे जो बेसिकली क्या करेंगे, वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेंगे और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? माइनर्स। अगर यही लोग, यही नोड्स प्रूफ ऑफ वर्क के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक वाली टेक्निक यूज करें। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आप सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं एंड अपना जवाब आने पर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करवा देते हैं। जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवा देते हैं उनको रिवॉर्ड मिल जाता है, माइनिंग का रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। उसमें आप कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करते, बल्कि अपना एक सर्टेन अमाउंट स्टेक पर लगाते हैं एंड देन अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स की बुनियाद पर आप चीजों को वेरीफाई करवाते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो अगर यही स्पेशल नोट्स किस तरीके से वेरीफाई करवाने लगे? प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू, तो वो क्या कहलाएंगे? वैलिडेटर्स। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ये नोड्स प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू काम कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? माइनर्स। और अगर ये नोड्स काम कर रहे हैं थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक तो इनको हम क्या कहते हैं? वैलिडेटर्स। Participants selected to validate and propose new blocks based on cryptocurrency they have staked, उनको क्या कहते हैं? प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू क्या कहते हैं? वैलिडेटर्स। Individuals, entities that initiate transactions by sending, receiving digital assets। यूजर्स कौन है यहाँ पर? वो लोग जिनकी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अलग अलग लोग हैं, जैसे यहाँ पर मैं और ये जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे थे, और बाकी सब लोग कौन है यहाँ पर? माइनर्स, वैलिडेटर्स, नोड, आप सब लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। The two most common consensus mechanism जो अभी हमने पढ़ा, proof of work and proof of stake। proof of work में क्या होता है? nodes या miners compete to solve mathematical complex problems। first to solve adds the block, requires significant computational power and high security। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर होता क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो पहले सॉल्व कर लेता है अल्टीमेटली वो जीत जाता है। तभी एक बहुत बड़ा जो इशू अराइज हो रहा है वो ये है कि जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, अल्टीमेटली नुकसान इनको हो रहा है? माइनर्स को हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस मुश्किल होती जा रही है। जितनी मुश्किल कैलकुलेशन उतना हैवी कंप्यूटर, उतनी ज्यादा पावर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। Proof of stake, validators chosen based on number of coins they hold or stake in the network। Proof of stake के अंदर आप कोई गालिबन कैलकुलेशंस नहीं करते, बल्कि अपने पास मौजूद एक करेंसी को स्टेक पे इंक्लूड करते हैं एंड देन आंसर आने पर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। मोर एनर्जी एफिशिएंट रिड्यूसेस नीड फॉर एक्सपेंसिव हार्डवेयर। यहाँ पर आपको बहुत एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? करेंसीज चाहिए जिनके बदले आप स्टेक कर सकें। स्टेक का मतलब होता है कोई चीज वो दाव लगाना, सट्टा खेलना, इस तरह से। इन प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन cryptographic puzzles are mathematical challenges that miners must solve in order to validate transactions and add a new block to a blockchain। These puzzles are designed to be hard to solve and easy to verify once solved।
A cryptographic puzzle in a blockchain is guessing game where miners must find a specific number जिसे हम लोग क्या कहते हैं नॉन so that the block's hash meets a strict condition। तो ऊपर भी हमने एक नाम पढ़ा था which is नॉन्स। ये नॉन्स क्या है? ये वो स्पेसिफिक नंबर है जिसको माइनर्स क्या कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। ये वो जवाब है जो ये माइनर्स ढूंढ रहे होते हैं। जिसका जवाब मैच कर जाता है अल्टीमेटली उसने उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर दिया। सॉल्विंग इट रिक्वायर्स trial and error, but verifying the solution is quick, ensuring security, integrity, and consensus in the network. This mechanism keeps Bitcoin secure and tamper-proof, since altering any past block would require resolving the puzzle for that block and all blocks after it, nearly an impossible task। तो वो जो आप और चीजों को समझते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी देर पहले नहीं कह रहे थे आप लोग कि हम 51% कंट्रोल ले लेंगे, सारे ब्लॉक्स को बदल के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपको अल्टीमेटली हर एक ब्लॉक की कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। यहाँ एक ब्लॉक की नहीं हो रही, आप कह रहे हैं मैं सारे ब्लॉक्स की कैलकुलेशन दोबारा से करूंगा और पूरे नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लूंगा। Nodes are individual computers in the blockchain network that validate and store the blockchain. Each node maintains a full copy of the blockchain and participates in the consensus process. नोड्स क्या है सर? नोड्स वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं जो क्या करते हैं, अपने पास ब्लॉकचेन की कॉपी बनाकर रख रहे होते हैं और इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंसेंसस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बताने का मकसद क्या है, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल है जितना मुश्किल इसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुए, तभी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक अल्फाज को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोगों ने ये अल्फाज अपने पास लिखने हैं और इनको याद करना है इन अल्फाजों को, क्योंकि अगर अल्फाज आपको याद नहीं होंगे तो सवाल में हम ये नहीं कह सकते कि माइनर्स के बदले आप लिख दें लेट्स से पर्सन। आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको बताना है कि पार्टिसिपेंट हैं ये, नोड्स हैं ये, फिर नोड्स में से कुछ स्पेशल नोड्स होते हैं और वो क्या होते हैं, माइनर्स होते हैं, या अगर प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू आ रहे हैं तो वैलिडेटर्स होते हैं। ये जो दो मैकेनिज्म है इनका नाम क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म। बिटकॉइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ब्लॉकचेन बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे किस काम का? हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि आज के दौर में ये चीजें आपको पाकिस्तान में तो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन पूरी दुनिया इसके ऊपर आ चुकी है। पाकिस्तान थोड़ा 50-60 साल पीछे चल रहा हो। हम इन चीजों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन के थ्रू रिसीव करते हैं। एज एन ऑडिटर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही से हो रही है अगर आपको ब्लॉकचेन का ही नहीं पता? अब सोचें, आपसे पहले पढ़े हुए जो बच्चे हैं जो भी DSR से पहले गए हैं, उनको ब्लॉकचेन का नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है ब्लॉकचेन इज इक्वल टू बिटकॉइन। तो अगर उनको एक ऑडिट में भेजा जाता है, उस कंपनी के पास क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जा रही है, वो डील कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स लगाने होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अगर एज एन ऑडिटर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ब्लॉकचेन की, अगेन मैंने आपको ब्लॉकचेन का शायद 1-2% पढ़ाया है अभी तक, आपने बाकी का 98% नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, ताकि जब आप ऐसे किसी काम के लिए जाएं ऑडिट वगैरह के लिए तो आपके पास मालूमात होनी चाहिए। आगे चलें, इसमें कोई सवाल? टाइप्स ऑफ नोड्स, मेरे पास कितने तरह के नोड्स होते हैं सर? एक होते हैं फुल नोड्स, एक होते हैं लाइट वेट नोड्स। स्टोर द एंटायर ब्लॉकचेन, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस, स्टोर ओनली पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, रिलाई ऑन फुल नोड्स फॉर वैलिडेशन। सर जब नोड्स की बात आई तो नोड्स कौन लोग थे? ये वो पार्टिसिपेंट्स थे जो बेसिकली उस ब्लॉकचेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने पास कॉपीज मेंटेन करते हैं। फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कराने में पार्ट ले रहे होते हैं और उन्हें हम लोग क्या कह रहे होते हैं, माइनस कह रहे होते हैं।
इन नोड्स में से कुछ ऐसे होते हैं फुल नोड्स और कुछ होते हैं लाइट वेट नोड्स। फुल नोड्स का काम क्या होता है? फुल नोड्स हर तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सारे के सारे लेजर्स अपने पास मेंटेन कर रहे होंगे, वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वेरीफाइंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अल्टीमेटली इतना अच्छा काम कर रहे होंगे कि ये क्या बन जाएंगे? माइनर्स बन जाएंगे। लेकिन लाइट वेट नोड्स अपने पास सिर्फ कुछ हद तक डेटा रखेंगे, कुछ हद तक काम करेंगे, तो ये मेनली किस पर डिपेंड कर रहे होंगे? फुल नोड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये अकेले पूरा काम नहीं कर सकते। In Ethereum network, nodes validate transactions and execute smart contracts, ensuring the integrity of decentralized ledger. Key features of blockchain. अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें, की फीचर्स बोलें। ये जो हमने ऊपर अल्फाज पढ़े इनके ऊपर बात करने लगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, one of the core principles of blockchain is decentralization, where control and data ownership are centralized, centralized, distributed. ये कीवर्ड है यहाँ पर, across the network rather than concentrated in a single authority. Each node in the network maintains a copy of the entire blockchain, ensuring no single entity has control over the ledger. किसी एक एंटिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। Decentralization is like a group project where everyone has copy of network. No single person can change it without everyone noticing. In traditional systems, it's like one teacher keeping all the grades. They can change them without anyone knowing. तो डिसेंट्रलाइजेशन की खास बात क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन की खास बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपने अपना सारा डेटा किसी एक जगह पर नहीं रखा हुआ होता, बल्कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर उसे स्टोर किया हुआ होता है। तो अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपके पास ये जितना भी डेटा अगर किसी एक जगह से डिलीट हो जाए तो क्या बाकी जगहों पर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। In a decentralized system like Bitcoin, financial transactions occur directly between users without the need for a central bank or clearing house. Decentralization के अंदर आपको किसी सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये काम जितना भी ये कर सकते हैं। कैसे? वही प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी, अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Transparency. Blockchain provides transparency by making transaction records visible to all participants in the network. Public blockchains allow anyone to view and verify the transactions recorded on the ledger. Transparency is like a glass wall where everyone can see what's happening inside. Every transaction is visible to anyone who wants to see it. In Ethereum, users can view all transactions on the blockchain using tools like Etherscan, ensuring transparency in decentralized applications and smart contracts. क्या बोल रहा है? ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हैं। क्या बोला इसने? टूल यूज करते हैं? नहीं नहीं, बहुत खतरनाक बात कर दी इसने। क्या बोला इसने? सब सारी मतलब आप देख सकते हैं कौन कितना एथेरियम बेच रहा है, बिटकॉइन बेच रहा है, मामूली बात है ये। इससे पहले पता था आपको मैं अपने बैंक से कितने पैसे भेज रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ? ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आपने तो ये पढ़ाया था हमें, यहाँ तो ये मना कर रहा है इस बात से और आप लोग सुने जा रहे हैं। तो देख, आप जाकर बोले मीजान बैंक से कि मुझे अपने सारे कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन। क्या? यहाँ भी तो यही सवाल नहीं किया आपने? कहाँ किया? आपने नहीं किया, मैंने आपसे सवाल किया। अब आप बताएं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो गया। अब आप मुझे जवाब दें। शाबाश जी। ऐसा क्यों है? मतलब मैंने आपको 100 बिटकॉइन भेजा, पब्लिक का कैसे भेजा और ये इनको नजर आ रहा है? मतलब ट्रांजेक्शन को तो कर दिया, फिर वही तो कह रहा हूँ, वेरीफाई कर दिया और सबके सामने दिखा दिया कि हाँ भाई मुनीब ने सायरा को 100 बिटकॉइन भेजे हैं, तो ये दुनिया के सामने बात ला रहे हैं। लेकिन अगर यही क्या चीज? अच्छा अच्छा,
हम वहीं पर 100 बिटकॉइन आ गए तो क्या क्या करेंगे। तो अब सवाल ये उठा कि ये दुनिया के सामने लाने की क्या जरूरत है, और मीजान बैंक की ट्रांजैक्शन तो नहीं ला रहे आप। अगर यही 100 बिटकॉइन को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में, मैं वो पैसे ट्रांसफर करूं, तो क्या आपको वो देगा मीजान बैंक? नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर खुद बता रहा है आपको, मैं वेबसाइट का नाम बताता हूँ, जाकर देख लें कौन किसको कितने बिटकॉइन भेज रहा है, आपको पता चल जाएगा। सवाल का जवाब चाहिए, अहम सवाल है ये, इसी से लिंक्ड है कि दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सवाल कर ले पेपर में, क्या बोलेंगे? पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले, मैं ही बता दूंगा, आपको ऑप्शन नहीं बचा सर। जब आप उन वेबसाइट्स पे जाकर चेक करेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा कितने बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा किस टाइम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन बंदा ट्रांसफर कर। कॉन्फिडेंशियलिटी स्टिल मेंटेन रहती है। अगर कोई सवाल कर ले कि यहाँ तो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट कर दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कॉन्फिडेंशियल रखो, ये डेटा तो आप पब्लिक नहीं कर सकते, पैसे तो पता चल जाएंगे कि 1 करोड़ रुपए या 100 बिटकॉइन इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि मुनीब ने सायरा को भेजा। बस पता चलेगा कि 100 बिटकॉइन की ट्रांसफर ट्रांजैक्शन हो रही है। एक वेबसाइट है, मैं कोशिश करूंगा मुझे उसका लिंक मिल जाए, आपको आप उसका लिंक भेजूंगा, अगर आप लोगों के बिजी शेड्यूल में से आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा। बाकी सारी चीजें तो देखी नहीं होंगी आपने, मेरी जो मैंने वो देख ली थी रील जो मैंने भेजी थी, देखी थी? कौन सी रील? जी, देखी थी। शुक्र है, वो 2 मिनट भी खत्म कर होंगे सब क्या बस, और 2x पे लगा के। तोबा है। इम्यूटेबिलिटी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी जी यही वाली अभी नहीं देख रही, अभी तो ये देख, जब भेजी थी उस वक्त नहीं देखी, अब क्लास में। Once data is added to the blockchain, it becomes immutable, meaning it cannot be altered or deleted. Any attempt to change a block will result in a broken chain, altering the network to the tampering. Thus, the network immediately becomes aware of the inconsistency. Due to this blockchain's decentralized nature and consensus mechanism, the tampered version is rejected and the valid chain, verified by the majority, remains intact. This ensures the blockchain stays secure, tamper-proof and ट्रस्टवर्दी। तो इम्यूटेबिलिटी की इसकी खासियत ये है कि एक बार अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई चीज ऐड ऑन हो जाती है तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ऊपर भी आपने देखा, अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या? वो वेरीफाई क्यों? आप देखें, आप एक एक चीज समझ चुके हैं। अगर मैं डेटा में तब्दीली करूंगा तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? हैश, हैश चेंज होगा। अगर हैश चेंज हो गया तो अल्टीमेटली प्रीवियस हैश से वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली चेन टूट जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। Immutability is like writing in a permanent link. Once it's written, you can't erase or change it. If you try to sketch it out, everyone will see the damage. A smart contract stored on the Ethereum blockchain cannot be altered once deployed, ensuring the integrity of agreements between parties. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारी पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज लाइक कि मैंने अगर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक स्टैम्प पेपर खरीद के लाएं बाजार से, उस पर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पाकिस्तान में देखने को दूर दूर तक नहीं मिलेंगी, ये ऐसी चीजें हैं लेकिन ये बाहर यूज हो रही हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाएगा। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता। आपने एग्री कर लिया, मैंने एग्री कर लिया, बात खत्म। अब कोई इसे छेड़ नहीं सकता। सिक्योरिटी, blockchain achieves security through cryptographic techniques. Transactions are encrypted using public private key pairs and each block is linked to the previous one using cryptographic hashes. This prevents unauthorized access or tampering with the data. Additionally, blockchain is resistant to attacks such as double spending the same currency more than once, thanks to this consensus mechanism. इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि आपका सारा डेटा, आपकी सारी ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड रहेंगी। आपके पास थे 1 बिटकॉइन, आपने ट्रांसफर कर दिया तो क्या आप दोबारा वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं?
नहीं कर सकते सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन के अंदर ये चीज इंश्योर होती है थ्रू कंसेंसस मैकेनिज्म। Security in blockchain, like having a bank account vault with multiple locks, security cameras, and guards. Even if one security measure fails, others still protect your assets. Hacking a public blockchain like Bitcoin require controlling 51% of the network's computational power, known as 51% attack, which is highly resource intensive and unlikely. कंसेंसस मैकेनिज्म इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और क्या कहती है वो? ब्लॉकचेन relies on consensus mechanism to ensure all nodes in the network agree on the state of the ledger. This prevents fraudulent activities and ensures that transactions are valid before being added to the blockchain. In proof of stake, validators are selected based on the number of coins they hold, ensuring they have a vested interest in maintaining the integrity of the network. प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर बेसिकली कुछ कॉइन्स को स्टेक पर इंक्लूड करते हैं एंड देन उसके बाद अपने रिजल्ट्स की बुनियाद पर इनको रिवॉर्ड मिल रहा होता है। इसमें कोई सवाल, कोई बात जो ना समझ आई हो? अब मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, दोबारा से। अगर वो कैलकुलेशन ठीक से ना करें, देखें माइनर्स कैलकुलेशन कभी भी खुद से नहीं कर रहे होते। पहली चीज, ये जितने भी माइनर्स होते हैं कंप्यूटर्स पे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो गलती का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और अगर गलत कर दिया तो एक ने थोड़ी किया है, दो ने किया है, तीन ने किया है, चौथे ने किया है, 10 ने किया है, 10,000 ने किया है, तो जिसने सही किया होगा अल्टीमेटली उसी को रिवॉर्ड मिलेगा ना। सही भी करना है और विद इन टाइम करनी है वो कैलकुलेशन। वो जो नॉन से एक नंबर है, मुझे आइडेंटिफाई करना है वो अल्टीमेटली कितने टाइम के अंदर करना है, कौन सबसे पहले करता है और जल्दी करता है और सही करता है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। क्लियर है? कोई सवाल और? कोई भी सवाल? आगे चले क्या? क्यों बस करें? तो क्लास कब तक है? 3:30 तक है ना हमारी। अगली क्लास कब है? माशाल्लाह, एग्जाम करीब है भाई, ऐसे ही होता है।